ये GDSC का हमारा पहला इवेंट है, कंपोज कैम्प, एंड आई होप आप सबको इंटरेस्टिंग लगे। एंड विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो आज हमारा पहला सेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन एंड जेटपैक कंपोज। Okay, so what is Compose Camp? Basically, Compose Camp is a community organized event focused around how to build Android apps using Jetpack Compose, where attendees get hands-on coding experience with Compose. So ये event में हम कंपोज के बारे में, जेटपैक कंपोज के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में बताएंगे, कोटलिन प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, एंड लाइव आप एप्स बना के दिखाएंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस होए कि कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो वर्क करता है। So Jetpack Compose is the modern toolkit for building native user interfaces for Android apps. Compose makes it easier and faster to build device on Android. So इसमें हम यूजर इंटरफेस UI की बात करते हैं। बेसिकली UI क्या होता है? UI होता है जो भी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन या हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन, हम अपने फ़ोन स्क्रीन पे देखते हैं। हम एज अ यूज़र, हम जिनसे जिस चीज़ से भी हम इंटरेक्ट करते हैं उसे हम यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक बटन दिखती है, आप बटन पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहाँ पे आप टाइप करते हैं कुछ, तो ये सारे UI एलिमेंट्स होते हैं। सो हम जेटपैक कंपोज के थ्रू हम एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड ऐप्स में UI कैसे क्रिएट कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इजीली, ये हम एक्सप्लोर करेंगे। सो हमारा प्री रिक्विजिट्स, बेसिकली ज़ीरो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कंपोज कैम्प। हमें बस क्या एक्सपेक्ट है? बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक मैथ स्किल्स, एंड आगे हम एंड्रॉयड स्टूडियो के जब हम देखेंगे तो उसमें एंड्रॉयड डिवाइस या USB केबल ऑप्शनल नीडेड है। Okay, so Compose Camp learning objectives: build your first Android app, set up Android Studio on your computer, learn the basics of Kotlin programming language, and learn Jetpack Compose. So let's start with Kotlin. Compose apps are written in the Kotlin programming language. Kotlin is the language that majority of professional Android developers use to build apps. तो बेसिकली Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ऑफिशियली हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। एंड Kotlin इसलिए यूज़ प्रेफर करते हैं हम कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड जो हम नॉर्मल और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, जैसे जावा हो गई या C++। सो इसमें हम एक जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा लाइंस में लिखा जाए एज़ कम्पेयर टू Kotlin। एंड Kotlin इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा भी उसको रीड करेगा तो वो देख सकता है कि वो कैसे वर्क कर रही है वो लाइन Kotlin। सो हम Kotlin रन करेंगे इस लिंक इस Kotlin प्लेग्राउंड पे। बेसिकली ये एक साइट है जो हमें अलाउ करती है कि हम अपने Kotlin के कोड को कंपाइल कर सकें एंड आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है इसमें। सो हमें कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। यहाँ पे जैसे आप इसको साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दिखेगा। या मैं इसको रन करते हैं एक बार। सो अभी हम देखेंगे क्या है प्रोग्राम, क्या हम इसको सारे समझेंगे इसको। एंड यहाँ पे हमारे आउटपुट शो है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो प्रोग्राम अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म सम एक्शंस। बेसिकली मैं कंप्यूटर को बताना चाह रहा हूँ अपने कि मेरे को ये टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, उसको मैं एक प्रोग्राम बोलूँगा। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा प्रोग्राम है ये बता रहा है कि जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करके डिस्प्ले कर दो। तो बेसिकली हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में, मेन फंक्शन। सो अगर हम अभी यहाँ देखें तो हमारा जो लाइन, ये जो हमारा
कोड है इसको, ये जो है मेन फंक्शन हम कहेंगे। मेन फंक्शन यहाँ मेन कीवर्ड है, फन मतलब फंक्शन, एंड इसके एनक्लोज जो इन ब्रैकेट्स के एनक्लोज जो है इसकी फंक्शन की बॉडी है, इसमें जो हम कोड लिखेंगे ये हमारा रन होएगा। सो बेसिकली मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे कोड का। सो मैं बहुत सारी लाइंस लिख दूंगा कोड की, बट हमारे कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है? मैं मेन फंक्शन यहाँ बीच में कहीं लिख दूंगा एंड मैं उसके ऊपर बहुत सारी लाइंस लिख दूंगा कोड्स की, एंड उसके नीचे लिख दूंगा। सो हमारे कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि एंट्री कहाँ से है हमारे, हम स्टार्ट कहाँ से करना है? तो एक मेन फंक्शन हम डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हमारा कोड है ना वो यहीं से कंपाइलर स्टार्ट करे। सो ये एंट्री पॉइंट है, तो ये हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन इज मस्ट। आप लोग में से कौन सी प्लस प्लस या सी में फेमिलियर हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें, कितने जने फेमिलियर है सी या सी प्लस प्लस है और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से? ओके, सी सी। ओके, बहुत सारे जने सी लिख रहे हैं, कूल कूल। सो सी में भी आप देखोगे, आप लिखते हो वॉइड मेन, वॉइड मेन या इंट मेन, जो आप लिखते हो सी में वो भी मेन फंक्शन ही होता है। सो वैसे ही कोटलिन में भी ये मेन फंक्शन होता है, फन मेन एंड ये। ओके, सो द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। सो व्हाट इज फंक्शन? अब ये सवाल आ सकता है, मेन फंक्शन तो हो गया बट फंक्शन ही क्या होता है? तो मैं फंक्शन को एक सिंपल अगर मैं वे में डिफाइन करूँ तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ किसी प्रोग्राम में। सो अ फंक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ अ program that performs a specific task. You can have many functions in your program. So basically ये मेरा एक फंक्शन है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। हम ये तो मेन फंक्शन हो गया, बट हम अपने खुद के भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं उन्हें और कैसे उनका यूज करेंगे। डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो अगर मेरे को अपना एक खुद का फंक्शन बनाना है तो मैं कैसे उसको करूंगा? सबसे पहले फन कीवर्ड। फन कीवर्ड जो है ये हमें कंपाइलर को बताता है कि जो हम अब जो कोड लिखने वाले हैं वो एक फंक्शन होगा। सो फन कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए। देन फंक्शन का नाम। अब जो ये मेन है ना, मेन नाम ये रिजर्व्ड कीवर्ड है कोटलिन में, मतलब हम इस मेन को यूज नहीं कर सकते ऐसा नेम, क्योंकि मेन कंपाइलर को ये बता रहा है कि हमारे ये मेन फंक्शन है। और एक प्रोग्राम में दो मेन फंक्शन तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि दो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकते। सो अगर मेरे को एक नया फंक्शन डिक्लेयर करना है तो पहले मैं फन लिखूंगा, देन मैं कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन। तो ये मेरा फंक्शन कीवर्ड फन, एंड देन फंक्शन का नेम। फंक्शंस हैव अ नेम सो दैट दे कैन बी कॉल्ड। सो बेसिकली अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, आगे मुझे उसको यूज करना है, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा? उसके नेम के थ्रू। Functions need a set of parentheses after the function name in order to surround the function input or parameters. आगे हम functions में देखेंगे कि मेरे को एक function में कुछ inputs पास करने की जरूरत है, मेरे को उसमें inputs required है, मेरे को उसमें कुछ parameters required है। So उनके लिए उनको मैं कहाँ enclose करूंगा? parentheses में। Then finally curly braces, opening and curly braces। ओपनिंग एंड करली ब्रेसेस में मेरा जो जो फंक्शन का कोड है वो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं ln this is my first, तो इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स में वो कोड जाएगा जो मैं चाहता हूं ये फंक्शन परफॉर्म करे। फंक्शन का एक ब्लॉक ऑफ कोड, तो वो ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इस ओपनिंग ब्रैकेट, एंड कहाँ पे एंड हो रहा है? इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे। ओके, सो पुटिंग इट टुगेदर, यहाँ पे हम एक फंक्शन मेन में हम देखते हैं अभी प्रिंट एलन के बारे में देखते हैं। प्रिंट एलन बेसिकली क्या है? प्रिंट एलन एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है।
कोटलिन में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम उनको यूज कर सकें, तो प्रिंट एलन उसमें से एक है। सो प्रिंट एलन बेसिकली क्या है? प्रिंट लाइन फंक्शन। प्रिंट लाइन ये अलाउ कर रहा है हमें कि हम इसके अंदर जो भी हम चीज दें, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट या कोई नंबर या कोई वेरिएबल, उसको हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ प्रिंट एलन लो, अगर मैं अब इसको रन करूं, हेलो वर्ल्ड दो बार प्रिंट हो गया। सो इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रिंट एलन क्या करता है कि पहले तो प्रिंट कर देता है, देन एक लाइन भी स्किप कर देता है, एंटर, जैसे एंटर प्रेस करते हैं ना हम। और एक चीज होती है प्रिंट, सिंपल प्रिंट कमांड है। ये क्या करेगा? ये लाइन स्किप नहीं करेगा। सॉरी एक सेकेंड। हाँ, सो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये बस प्रिंट कर दिया, बट इसने लाइन नहीं स्किप की। सो दो प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, प्रिंट एलन या प्रिंट। सो यहां तक किसी को कोई डाउट? सर कैन वी राइट प्रोग्राम इन VS सर कोड? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। सो है कि सर कैन वी राइट दिस प्रोग्राम इन VS कोड? ऑब्वियसली उसमें VS कोड में आप लिख सकते हैं। उसके लिए कॉटलिन कंपाइलर हो सकता है आपको इंस्टॉल करना पड़े, बट हम उस नीड अलग से, जैसे अगर आपको कॉटलिन प्रोग्रामिंग अलग से सीखनी है बिल्कुल प्रॉपर वे, तो उसमें आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ कॉटलिन जेट पैक कंपोज के लिए सीखेंगे। सो उसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो में करेंगे, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अलग से नीड नहीं पड़ेगी उसके कॉटलिन कंपाइलर की। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो त्रिशांत। सर मैं एंड्रॉइड प्रशांत आप चैट पे लिख दो, आप ऑडिबल नहीं हो प्रॉपरली अभी। आई थिंक उसका कॉटलिन का गूगल क्लाउड एक्सटेंशन आता है कुछ VS कोड के लिए, वो यूज़ करके आप कॉटलिन यूज़ कर सकते हो। बाकी विल प्रोवाइड दैट अगर सबको VS कोड यूज़ करना है तो। बाकी आई थिंक कॉटलिन का बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव इंटरफेस अगर आप अभी देख ही रहे हो तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कैसे होगा? वो त्रिशांत वो आगे कोटलिन के इंट्रोडक्शन के बाद वो सारा बताएंगे कि कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होगा, आपको सारा वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ओके, इसके अलावा किसी को कोई डाउट्स है सो दैट वी कैन कंटिन्यू? आई गेस सब सी से फेमिलियर हैं, तो मेरे ख्याल से फंक्शंस तो सभी को समझ आ ही गए होंगे, ऐसा कुछ हाँ हाँ अलग तो था नहीं इसमें। हाँ, आई गेस। ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग नाउ, बट फिर भी आप लोग चैट पे डाउट्स लिख सकते हो बीच बीच में, विल क्लियर योर डाउट्स। हाँ, ओके। सो अभी हमने बेसिकली फंक्शंस का इंट्रो देख लिया, उसके बारे में हम आगे और देखेंगे फंक्शंस के बारे में। अभी हम वेरिएबल्स पे चलते हैं। सो वेरिएबल्स, अ कंटेनर फॉर अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। वेरिएबल्स हम सब ने यूज़ किए हैं, एक्स वाई जेड, मैथ्स में हर जगह वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल हम सबको पता है बेसिकली क्या होता है, हम एक वैल्यू को एक नेम असाइन कर देते हैं, उस नेम को हम वेरिएबल बोल देते हैं। सो बेसिकली अगर मेरे को एक चीज़ स्टोर करनी है किसी उसमें, किसी को असाइन करना है किसी चीज़ की वैल्यू, सो मैं उसको एक वेरिएबल बोल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़, अब इधर मैं अपना नाम लिखने की बजाय, भव्य लिखने की बजाय, मैं यहाँ नेम वेरिएबल का यूज करूंगा और नेम में मैं अपना नाम स्टोर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू भव्य एंड आई एम दिस ईयर्स ओल्ड। सो बेसिकली एज वेरिएबल मैं यूज करूंगा यहाँ पे, एंड एज को मैं वैल्यू दे दूंगा 20। सो हम वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे हैं? वेरिएबल्स हम इसलिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेरिएबल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेरिएबल चीज की बात करूं एज, अगर मैं अपने कोड में बहुत जगह लिखूं कि मेरी एज ये है, मेरी एज ये है, मेरी एज ये है, बहुत सारी जगह, और मैं उसको हार्ड कोड में लिखूं, मतलब लाइक मैं 20 लिखूं, हर जगह 20 लिख रहा हूँ, बट अगले साल तो मेरी एज चेंज हो जाएगी ना, फिर अगले साल वो मुझे कोड अपडेट करना पड़ेगा, मैं हर जगह 21 21 21 करूंगा क्या? सो उसके लिए हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं।
हम एज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे एंड उसको एक इनिशियलाइज कर देंगे कि ये 20 है, हम उसको वैल्यू दे देंगे 20 एंड देन उस एज को हर जगह यूज करेंगे। तो जब मैं एज को अपडेट कर दूंगा तो हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी नेम की वैल्यू मीगन है एंड एज 28 है तो आउटपुट ये आएगा। बट अगर मैं अपडेट कर दूं जैनेट एंड 49 कर दूं देन अपडेट आउटपुट किया आएगा। सो अब वेरिएबल्स मैंने बोल दिया कि मैंने एक वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के उसमें असाइन कर रहा हूँ, बट वो वैल्यू का टाइप क्या हो सकता है? मतलब अगर मेरे को एक इंटीजर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, या मेरे को कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल नंबर स्टोर करना है, या मुझे कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है, स्ट्रिंग मतलब बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, वो स्टोर करना है, या मुझे कोई कैरेक्टर ही स्टोर करना है, या मुझे कोई बूलियन स्टोर करना है। बूलियन बेसिकली क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, कोई ऐसी वेरिएबल जिसकी वैल्यू सिर्फ ट्रू हो सकती है या फिर सिर्फ फॉल्स हो सकती है। तो हम उसके लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करते हैं। तो कोटलिन में ये डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन। स्ट्रिंग में हम स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट, इंट में हम स्टोर कर सकते हैं एक इंटीजर, होल इंटीजर नंबर। डबल एंड फ्लोट में हम डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। एंड डबल एंड फ्लोट इसलिए है, दो इसलिए है क्योंकि ये प्रिसीजन पे है। डबल जो है हमारा ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू फ्लोट। प्रिसीजन से मेरा ये मतलब है कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स सही हैं, वो प्रिसीजन कहलाता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। सो डेसिमल नंबर लेस प्रिसाइज देन अ डबल। और हमें कोटलिन में बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगर मैं एक डेसिमल नंबर स्टोर करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जो सिंटैक्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेसिमल नंबर स्टोर कर रहा हूं, वो बाय डिफॉल्ट एक डबल होगा। बट अगर मुझे उसको एज अ फ्लोट स्टोर करना है तो मुझे यहाँ पे एक एफ या कैपिटल एफ एंड में लगाना पड़ेगा, जो मेरे को बताएगा, जो कंपाइलर को बताएगा कि एक फ्लोट है, डबल नहीं है। एंड बोलियन, बोलियन बेसिकली एक ऐसी कोई वैल्यू जिसकी या तो वैल्यू हमेशा ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो वो चीज हम बोलियन डेटा टाइप है वो स्टोर करवा सकती है। सो हम एक वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कैसे करेंगे? सो दो कीवर्ड्स हैं, वैल कीवर्ड एंड वेर कीवर्ड। वैल कीवर्ड बेसिकली वैल्यू एंड वेर मतलब वेरिएबल। तो वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं? यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट द वेरिएबल वैल्यू विल नॉट चेंज। अगर मेरे को एक चीज ऐसे वेरिएबल या ऐसे उसमें स्टोर करनी है कमोडिटी में कि उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, तो मैं वैल कीवर्ड का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ स्टोर करूँ वैल नेम इक्वल टू, और अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ फ्यूचर में, नेम इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को एरर शो कर देगा क्योंकि वैल कीवर्ड है, वैल कैन नॉट बी रीअसाइन। सो ये अगर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया एक बार, सो मैं इसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर, मतलब दोबारा इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये कांस्टेंट रहेगी। एंड वेर कीवर्ड, वेर मतलब कि हम यूज व्हेन यू एक्सपेक्ट द वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज। फॉर एग्जांपल एज, अगर मैं यहाँ पे वेर एज इक्वल टू 21 एंड अगर मैं एज को अपडेट कर दूं, तो ये अब एरर नहीं देगा। ओके, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमने एज को यूज नहीं किया कहीं, तो ये एरर नहीं है। तो बेसिकली बस यही है कि वेरिएबल जो वैर कीवर्ड है, इसको हम यूज कर सकते हैं जब हमारी जो वेरिएबल है वो चेंज हो पाए। ओके, सो हम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं? हम पहले तो कीवर्ड मेंशन करेंगे जो कि हमें यूज करना है, वैल यूज करना है या वेरिएबल वैर यूज करना है। देन हम उसका नेम, वेरिएबल का नेम, जो कि एक रिजर्व कीवर्ड नहीं हो सकता, जैसे मेन नहीं हो सकता, फन नहीं हो सकता, है ना, एक नेम लिखेंगे एंड एक कोलन लगाएंगे। कोलन के बाद हम इसका डेटा टाइप मेंशन करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को नेम है, अब नेम में मैं एक टेक्स्ट ही स्टोर करना है मुझे, तो मैं उसको ऐसे स्ट्रिंग डेटा टाइप दूंगा। इससे मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि जो मेरा नेम है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ऐसी एज है, एज मेरी इंट डेटा टाइप की है। देन इक्वल टू जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये कर रहा है, जो मैं राइट साइड में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड किया, तो ये जो चीज है, ये जो है वैल्यू, ये नेम को असाइन हो गई। ऐसे ही 20 जो है वो एज को असाइन हो गया। एंड जो हम टेक्स्ट को हम जब यूज करते हैं कहीं भी, मतलब टेक्स्ट को मैं एज अ वेरिएबल में असाइन करना है, तो हम हमेशा डबल कोट्स का यूज करते हैं। अगर मेरे को कहीं प्रिंट एलन में टेक्स्ट दिखाना है तो मैं डबल कोट्स में उसे करूंगा। ये एक मतलब सिंटैक्स होता है, ये हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये जो है ये टेक्स्ट है, डबल कोट्स लगा के। सो अभी यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया एज का, इंट 21। अब मेरे को अगर इसको प्रिंट करना है, प्रिंट एलन एज, सो मैं प्रिंट एलन में एज, अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स नहीं लगा रहा। डबल कोट्स क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि एज एक वेरिएबल है, ये एक टेक्स्ट नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। ये एज एक मेरा वेरिएबल का नेम है। तो मेरे को इसको इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं प्रिंट एलन में एज डाल दूंगा। एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ, सो 21 प्रिंट हो गया। ऐसे अगर मैं नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं नेम डाल दूँ, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, है ना, भव्य। All variables must have a name, obviously, and data type is the type of data that variable holds. The initial value is the value that is stored in the variable. Okay, so हमने अभी देखा कि ये ऐसे हम वेरिएबल एक डिफाइन कर रहे हैं, वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। ओके, बट इसका एक और तरीका है। अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को, जैसे इधर मैं नेम को असाइन कर रहा हूँ मेगन, तो हमें डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि एज की वैल्यू 21 है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ डेटा टाइप को। ये कोटलिन का कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि अपने आप ही समझ जाएगा, अच्छा नेम को ये वैल्यू असाइन हुई है तो नेम एक स्ट्रिंग है, नेम का डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो अगर मैं इसको भी ऐसे रन करूं तो ये चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है। बट अगर मैं इसको इनिशियलाइज ना करूं, अगर मैं एज को अभी वैल्यू दूं ना, मैं कह रहा हूं कि मैं एज को अभी वैल्यू नहीं दे रहा, मैं एज को बाद में वैल्यू दूंगा, तब क्या होगा? तब ये एरर दे देगा कि दिस वेरिएबल मस्ट ईदर हैव अ टाइप एनोटेशन और बी इनिशियलाइज्ड। मतलब कि अगर तुम्हें इसको इनिशियलाइज नहीं करना तो तुम्हें इसको डेटा टाइप इसका मेंशन करना पड़ेगा। सॉरी, सो देखो, अभी एज का मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दिया, तो अभी इसको नीड नहीं है इनिशियलाइज करने की। अगर मैं बाद में इसको वैल्यू देता हूँ कोई 21, तब भी फाइन चल रहा है, ये कोई एरर नहीं है। तो अगर मुझे, इफ वी वांट टू डिफाइन अ वेरिएबल विद नो इनिशियल वैल्यू, देन हमें इसका डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा, वो हमने देख लिया। ओके, सो putting it together, function main define a variable storing name of a person, define a variable storing age of a person, and print statement and use of dollar operator. So मैंने ये दोनों वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, प्रिंट एलन इक्वल टू
एंड नेम। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एज इक्वल टू एज जो यहाँ पे है ये एज वेरिएबल प्रिंट हो जाए, मतलब टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, मेरे को यहाँ पे एज वाला वेरिएबल चाहिए जो कि इसकी वैल्यू 21 हो। एंड यहाँ पे नेम वाला वेरिएबल चाहिए, नेम जिसकी वैल्यू भव्य है। तो अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो अभी एज इट इज प्रिंट हो रहा है ना, यहाँ नेम जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। सो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डॉलर ऑपरेटर। सो डॉलर ऑपरेटर ये जो है ये बेसिकली बता रहा है हमारे कंपाइलर को कि ये जो एज है ना ये टेक्स्ट नहीं है। ऑल्दो ये डबल कोट्स में kind of enclosed है, बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा वेरिएबल है। ऐसे ही सेम नेम जो है ये हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे एज नहीं, यहाँ पे वेरिएबल, इस एज वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट करो। तो इसलिए यहाँ पे 21 एंड भव्य प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका और इस ऑपरेटर का यूज किया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अनिरुद्ध, आर यू देयर? हेलो हेलो। हाँ। हम्म, हाँ, वील प्रोवाइड दिस पीपीटी आकाश। और ये टर्मिनेटर स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछा है याशिका ने, एक बार आप ही चेक कर लो। ओके, सेमी कॉलन, हाँ इसमें नीड नहीं होती सेमी कॉलन की। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे सी या सी प्लस प्लस होती है उसमें हम एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं यूजिंग सेमी कॉलन ऑपरेटर, कि हम सेमी कॉलन ऑपरेटर बेसिकली वो बता रहा है कि हमारी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एंड हो गई है। बट इसमें नीड नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम इसमें हर एक स्टेटमेंट है ना नई लाइन में लिख रहे हैं, तो इसमें नीड नहीं होती है उसकी मतलब की सेमी कॉलन की। बट अगर मैं इसको सेम लाइन में लिखने की ट्राई करूं तो यहाँ पे एरर दे देगा। हम इसमें यूज कर सकते हैं, अगर मेरे को एक ही लाइन में लिखनी है तो मैं यूज कर सकता हूँ, तो अब ये चलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर आप सी या सी प्लस प्लस से आ रहे हैं तो आपको आदत होगी उसमें लगाने की, तो वो इशू नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक लाइन में लिख सकते हैं, बट अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक ही स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में ही लिखें। ओके, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एंटर की टर्मिनेटर स्टेटमेंट हो जाती है ना? हम्म। और अगर हम दोनों साथ में लिखना चाहते हैं दो लाइंस तो हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? मतलब समझ आ रहा है ना सबको, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, प्लीज डॉलर रिस्पॉन्ड ऑपरेटर। कर दो चार्ट पे एक बार। आई होप यू ऑल आर एक्टिव। ग्रेट। अगर मेरा कोड दो लाइन का हो तो व्हाट डू यू मीन? कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट, चिराग? क्योंकि अभी तक हमने 2 to 4 लाइन के ही कोड्स करे। चिराग, आर यू देयर? He might be typing right now.
चलो फिर अभी के लिए तो कंटिन्यू करते हैं, आगे डाउट होगा तो फिर हम अभी नेक्स्ट टाइम क्लियर कर लेंगे। या राइट। ओके। ओके। सो अभी हमने वेरिएबल्स देख लिए एंड हम वापस से अभी हम फंक्शंस पे आते हैं। तो हमने अभी फंक्शन एक डिफाइन करना देखा था, बट हम अब देखेंगे कॉल करना। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे मेन में, एंड हम यहाँ पे एक फंक्शन हमारा डिफाइन कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है पहले से ही। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन कॉल करने का फंक्शन बेसिकली है कि मैं चाहता हूँ ये फंक्शन में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, तो वो हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे, वो हम बताएंगे इसको कॉल करके। कॉल कैसे करेंगे, बस मेरे को इसका नाम लिखना है, फर्स्ट फंक्शन, एंड मेरे को इसमें पैरेंथेसिस लगाने हैं। बस ब्रैकेट से लगाने के बाद इसका इस लाइन का मतलब है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन का नेम, एंड ये जो है ये आगे में जैसे मैंने बताया था कि इनपुट्स पास करने, पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए हम यूज करेंगे। अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं है तो ये एम्प्टी रहेंगे। सो ये हमारा फंक्शन कॉल का सिंटेक्स है। अगर मैं अभी इसको रन करूं, सो ये देखो यहाँ पे प्रिंट एलन हो गया, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ओके। सो अभी फंक्शन हमारे यहाँ हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, एंड यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया। रिटर्न वैल्यू, सो हम फंक्शन में एक चीज यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे तो मैंने अपने फंक्शन को कह दिया कि ये चीज प्रिंट कर दो, बट अगर मेरे को एक फंक्शन को एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन, मैं एक फंक्शन को कहता हूँ कि दो नंबर का एडिशन करो, एंड उसके जो वैल्यू आए, जो उसका सम आए, उसको मेरे को रिटर्न कर दो, मतलब मेरे को दे दो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं अचीव, हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो अब रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, जैसे रिटर्न तो कुछ वैल्यू हो रही है, हमने वेरिएबल्स में देखा था, अगर जहाँ पे हम वैल्यू की बात करते हैं वहां पे हम डेटा टाइप की बात करते हैं कि एक वेरिएबल को मैं एक चीज असाइन कर रहा हूँ तो उसका डेटा टाइप ये है। तो ऐसे ही अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है, तो उसका भी एक रिटर्न टाइप होगा। सो वो हम कैसे करेंगे, कॉलन ऑपरेटर से, जैसे हमने वेरिएबल में किया था वैसे हम फंक्शन में भी करेंगे यूज। अगर मैं फंक्शन नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद अगर मैं सेमीकोलन लगा के डेटा टाइप मेंशन कर दूं, तो इससे हम क्या बता रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, अगर मैं इसको डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नहीं प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है इसको इसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो यहाँ पे एरर आ जाता है, रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन अ फंक्शन विद अ ब्लॉक बॉडी। तो बेसिकली कह रहा है कि आपने रिटर्न टाइप तो डाल दिया, बट आपने रिटर्न तो कुछ किया है नहीं। तो पहले हमें इसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा कि हमें क्या रिटर्न करना है, देन हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी जो कि इसी डेटा टाइप की होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो रही है, तो देन हमें एक स्ट्रिंग जो है वही रिटर्न करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट एलन की बजाय अब मैं कहता हूँ कि ये चीज मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न दिस, है ना। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं कहूँ कि रिटर्न ये टेक्स्ट रिटर्न कर दो, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बना दिया टेक्स्ट नाम का, इसको मैंने वैल्यू दे दी स्ट्रिंग, एंड इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको टेक्स्ट को रिटर्न कर देता हूँ, टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग, इन मतलब टेक्स्ट का भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है, और इधर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने अगर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कुछ रिटर्न कर रहा है मेरे को वैल्यू, है ना। जो फंक्शन है इसका कोड चलेगा, कोड चला, एक वेरिएबल डिफाइन होगा जिसकी वैल्यू ये होगी, एंड देन वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि इससे मुझे इसको रन करने से मुझे एक वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसको कहीं, अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ उस वैल्यू को, तो मैं उसको स्टोर करना पड़ेगा उस वैल्यू को मुझे पहले।
तो मैं क्या करता हूँ, var फंक्शन वैल्यू इक्वल टू, मैंने वेरिएबल बना दिया। अब जो ये फर्स्ट फंक्शन जो हमारा फंक्शन है जो ये रिटर्न करेगा, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो असाइन किसको हो जाएगी, इस वेरिएबल को। अब मैं इस वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन वैल्यू, मैं इसको अगर रन करूँ, ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, ये टेक्स्ट है, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, एंड वो टेक्स्ट मैंने रिटर्न किया। रिटर्न करके क्या हुआ, जब मैंने इसको कॉल किया तब इससे वैल्यू इसको असाइन हो गई फंक्शन वैल्यू को, एंड मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। अब मैं एक और, जैसे मैंने एडिशन का एग्जांपल दिया था, उस एडिशन फंक्शन को हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे पैरामीटर्स या इनपुट्स, जो मैं बात कर रहा था ना, इसमें जो इसमें इनक्लोज होंगे वो होंगे हमारे पैरामीटर्स। We can define various parameters or inputs for the function. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरे को एडिशन फंक्शन है, अगर मैं क्रिएट करता हूं, अभी मेरे को एडिशन किसका करना है, किसी नंबर्स का ही तो करना होगा, दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का, जितने का भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दो नंबर्स का करना है, तो मुझे वो दो नंबर्स लेने भी तो पड़ेंगे। तो वो दो नंबर्स कैसे लेंगे, वो हम पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में लेंगे, इनपुट्स की फॉर्म में। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि मेरे को दो वेरिएबल चाहिए। पहला वेरिएबल चाहिए num1, जो कि होगा int टाइप का, एंड कॉमा लगा के मैं दूसरा मेंशन करता हूँ num2, जो कि वो भी int टाइप का। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो कि मैं इस फंक्शन में दे रहा हूँ, जो कि बता रहे हैं कि इस फंक्शन, जब भी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मेरे को दो नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, num1 एंड num2। अब जैसे प्रिंट एलन फंक्शन है, इसमें भी तो हम कुछ पास कर रहे हैं। जो प्रिंट एलन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कंपाइलर को कि ये चीज प्रिंट कर दो, बट वो क्या चीज प्रिंट करने वो हमें देनी पड़ेगी ना उस फंक्शन में। ऐसे ही एडिशन में अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, तो एडिशन में क्या ऐड करना है, किन दो नंबर्स को ऐड करना है, वो तो हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं दो पैरामीटर्स बना रहा हूँ, एंड देन अभी मेरे को इनका सम रिटर्न करना है। तो मैं int डेटा टाइप बनाऊंगा, देन ब्रैकेट्स, एंड यहां मैं लिख देता हूँ where sum इक्वल टू num1 प्लस num2। मैं एडिशन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करूंगा, जो कि num1 प्लस num2 की वैल्यू मेरे को सम में स्टोर कर देगा, एंड रिटर्न सम। इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पे एक एज अ ये पैरामीटर पास है, यहाँ बॉडी है, एंड अगर यहाँ इंट है रिटर्न टाइप, तो मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ। अब फंक्शन में कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, एक दो तीन, कितने भी हो सकते हैं पैरामीटर्स, नहीं भी हो सकते और हो कितने भी हो सकते हैं। ओके, हमने ये फंक्शन भी देख लिया जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, और ये भी देख लिया जिसमें एक या एक से ज्यादा है ना। तो अभी हम इसको कॉल करते हैं, इस फंक्शन को कैसे करेंगे, एडिशन फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को दो चीजें पास करनी होंगी, दो नंबर्स पास करने होंगे। कैसे करूंगा, पहले मैं 5 पास कर सकता हूँ, फिर मैं 10 पास कर सकता हूँ, है ना। कॉमा लगा के जितने आर्ग्यूमेंट्स, जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही मेरे को आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। बेसिकली मतलब मेरे को जितने पैरामीटर्स हैं उतनी ही वैल्यूज मुझे पास करनी पड़ेंगी। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं तो मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ, 5 एंड 10। अब ये जो रिटर्न करेगा इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, where sum इक्वल टू, एंड मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एलन सम 15। सो एडिशन
हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया एंड इसको वैल्यूज प्रोवाइड की। तो 5 जो है वो num1 को मिली, 10 जो है वो num2 को मिली, सीक्वेंस वाइज मिलेगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, तो क्या होगा स्ट्रिंग वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे पास करूँ, अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो ये चल रहा है, सही है। बट अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं पहले स्ट्रिंग पास कर दूँ देन 10, अब हम देखते हैं क्या होता है। ये एरर हो, एरर क्यों? क्योंकि सीक्वेंस वाइज हमने पास नहीं किया। पहले हमारा एक इंटीजर था num1, तो हमने एक इंटीजर पास कर दिया, बट फिर हमारा एक और इंटीजर था बट मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। तो ये चीज एरर शो कर रही है कि टाइप मिसमैच, int फॉर टाइप स्ट्रिंग बट int वाज एक्सपेक्टेड। मैंने पास स्ट्रिंग की बट एक्सपेक्टेड क्या था, int था, तो इसलिए एरर शो हो गया। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। We need to keep in mind the order of parameters while passing the arguments. So we can use named arguments. अगर मैं कहूँ कि मेरे को ऑर्डर याद ही नहीं कि मैंने ऐसे पैरामीटर्स पहले इंट इंट फिर स्ट्रिंग, ऐसे मेरे को याद ही नहीं ऐसे प्रोवाइड किया था मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पैरामीटर का नाम क्या, num1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ num1 इक्वल टू 5, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट इक्वल टू ये एंड num2 इक्वल टू। तो अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्योंकि इसमें मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इस पैरामीटर की वैल्यू ये है, इस पैरामीटर की वैल्यू ये है, इस पैरामीटर की वैल्यू ये है। तो अगर अगर अभी मैं रन करूँ तो अब ये सही काम कर रहा है। सो ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली। मैं ऐसे ऑर्डर वाइज जरूरी नहीं है इनमें पास करना, बस ये है कि याद होना चाहिए कि इस आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर रहे हो उसका नेम क्या है। देन आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मेरा, अब मैं यूजर से कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना ये पास करने की नीड नहीं है, मतलब आप पास कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, टोटली आपकी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू तो प्रोवाइड कर नहीं रहा ना इसे, मतलब ये अभी ये अनइनिशियलाइज्ड है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मुझे इसको यूज करना है तो इसकी वैल्यू तो मेरे को लेनी पड़ेगी ना यूजर से। बट अगर मैं इसको कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट, अगर मैं अब ये नहीं भी पास करूँ ना तो चलेगा। अगर मैं ये हटा दूं तो भी मेरा कोड वर्क करेगा। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि मैंने इधर यहाँ पे पास कर दी स्ट्रिंग की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं इसको, मैं यहाँ पे प्रिंट एलन टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं तो यहाँ डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं टेक्स्ट की वैल्यू, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। सो बेसिकली ये चीज है, अगर मेरे को पास करनी है या नहीं पास करनी है टोटली मेरी मर्जी है। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मैं इसमें ही, जैसे मैं पैरामीटर्स जो है मैं जब डिफाइन कर रहा हूँ तो उसमें ही मैं एक वैल्यू दे दूं वेरिएबल को कि यूजर की मर्जी है कि वो उसको पास करने हैं या नहीं करने, एज इट इज ये डिफॉल्ट यूज करना है या अपना खुद का पास करना है। ओके सो अभी इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन यहीं पे ओवर होता है। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तो प्रशांत ने ये पूछा है कि वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन। टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। इसमें क्या है, कोटलिन का कंपाइलर इंटेलिजेंट इतना है कि अगर जैसे फंक्शन मेन में मैंने कॉल कर दिया फंक्शन को, तो ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अपने आप ढूंढ लेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सारे मेन के बाद किए हैं, बट अगर मैं पहले कर दूं तो भी ये बिल्कुल फाइन वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है उस चीज में, कहीं भी आप कर सकते हो डिक्लेयर।
Okay, so Akash is asking for the summary, if you can. Summary के हाँ रिकॉर्डेड वीडियो विल बी हाँ, प्रोवाइडेड और एंड पीपीटी भी रहेगी तो आई थिंक वो पीपीटी भी आपकी हेल्प कर रहेगी देगा। हाँ। प्लस 29 और 30 को दो डाउट सेशंस है, तो अगर आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। और कोई एनीथिंग डाउट? एल्स? ओके नो। कूल। ओके, सबको समझ में आया ना यहाँ तक? अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे मूव कर रहे हैं, सो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। टू डेटा टाइप्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। हाँ कुणाल, जो मैंने अभी डेटा टाइप्स दिखाए थे, हाँ। सो कैपिटल लेटर्स से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं, स्ट्रिंग, इंट, डबल, फ्लोट, बूलियन। ओके, आई डोंट थिंक और डाउट्स हैं, तो आप ओके ठीक है। सो हम अभी एंड्रॉइड स्टूडियो पे करते हैं। ओके, हो। So Android Studio is the official integrated development environment IDE for Android app development based on IntelliJ IDEA. Learners will use Android Studio to build their Android apps using Compose. So हम IDE use करेंगे वो Android Studio की official IDE provided by Google for Android development, and हम अपना जो Compose का कोड है जो हम रन करेंगे, जो हम देखेंगे, वो सारा हम Android Studio पर वर्क करेंगे। एंड ये इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पीपीटी शेयर हो जाएगी और साइट पे भी जहाँ डाउनलोड लिंक है वहाँ पे भी विजिबल होगा, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। सो एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, सो मतलब लाइक उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं। एंड ऑल्सो जिनका मतलब थोड़ा लोअर एंड पीसी है उन पे उनको रेकमेंड करूंगा कि लाइक एमुलेटर जो अभी हम आगे बताएंगे वो इंस्टॉल ना करें। इंस्टेड हम फिजिकल डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। फॉर एग्जांपल मतलब मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, एंड जो भी मैं ऐप्स वहाँ बनाऊंगा तो मैं अपने फ़ोन में रन कर सकता हूँ उसे। वो भी प्रोसीजर हम आगे एक बार बता देंगे। ये लिंक है एंड्रॉइड स्टूडियो का, ये एक बार मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। इस लिंक के थ्रू एंड्रॉइड स्टूडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आज कर लेना एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, क्योंकि कल हमारा सेशन होगा उसमें हम बेसिक ऐप्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा जो भी मतलब मेनली काम रहेगा वो सारा एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही रहेगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से हाँ नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे देन यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, इसको चेकआउट करके अपने हिसाब से इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं एक बार दिखा दूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो की। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सो ये हमारा बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो है यहाँ पे। हाँ, आप जब मैं सेकंड आपका जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे एंड कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हमारा क्या है, एंड जैसे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया तो सबसे पहले आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऐसे, यह हमारी बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट की स्क्रीन है। जो भी हम मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो में बेसिकली
स्टार्टर कोड प्रोवाइड करता है वेरियस चीज़ों का। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बेसिक एक्टिविटी बनानी है उसका स्टार्ट उसकी टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। अगर मुझे यहाँ पे गूगल मैप्स की एक्टिविटी बनानी है तो उसका स्टार्टर कोड प्रोवाइड कर देगा। ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड हम जो वर्क करेंगे हम करेंगे कंपोज एक्टिविटी पे, क्योंकि हम कंपोज में देखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ फोन्स के लिए नहीं, हम वीआर ओएस या एंड्रॉयड टीवी या ऑटो जो कार्स में आजकल ऐप्स चलते हैं तो हम सारी तरह के ऐप्स इसमें हम डेवलप कर सकते हैं। देन हाँ, जब मैं न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे तब ऐसी कोई हम आपकी स्क्रीन खुलेगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी डिफरेंट फाइल्स होंगी जो जिस पे हम वर्क करेंगे। बेसिकली हमारा सारा ये फाइल्स हैं जो भी हम यूज़ करेंगे एंड ऐप डेवलपमेंट के लिए। एंड यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अब मेन एक्टिविटी डॉट जो KT कोटलिन एक्सटेंशन है, ये कोटलिन की फाइल है। सो हम यहाँ पे सारा हम हमारा कोड करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो प्रीव्यू है, मतलब जो भी हम ऐप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे वो हमारी ऐप यहाँ पे विजिबल प्रीव्यू होगा, उसका एज अ प्रीव्यू दिखेगी। एंड यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक डिज़ाइन अगर मुझे सिर्फ अपने ऐप का प्रीव्यू देखना है, स्प्लिट अगर मुझे कोड एंड प्रीव्यू दोनों देखना है, एंड कोड सिर्फ कोड। अब इसमें हम एक चीज़ है एम्यूलेटर। एम्यूलेटर क्या है बेसिकली कि अगर मेरे को अपना फिजिकल डिवाइस जो है वो यूज़ नहीं करना तो एक फीचर प्रोवाइड करता है एम्यूलेटर। बेसिकली क्या है ये, मेरे ख्याल से एम्यूलेटर पता ही होगा मोस्टली लोगों को। जिनको नहीं भी पता, ये मेरे को यहाँ पे एक वर्चुअल डिवाइस मिल जाता है। एक मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो एक वर्चुअल डिवाइस हमें क्रिएट करके प्रोवाइड कर देता है कि हम अपने ऐप्स इसमें रन कर सकें इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फिजिकल डिवाइस। बट ये थोड़ी हैवी चीज़ है, मतलब लाइक जिनके कंप्यूटर स्पेक्स अच्छे खासे 8 GB रैम एंड अबव एंड ठीक ठाक प्रोसेसर है i5 टाइप्स, तो वो अच्छे से मतलब यूज़ कर सकते हैं। और जो मतलब लो एंड डिवाइसेस है उनमें ये बहुत स्लो कर देगी चीज़ें एमुलेटर का यूज़ करना ना, क्योंकि ये थोड़ा डिमांडिंग है। ये बिल्कुल एक जैसे अपना फ़ोन होता है वैसे ही उसके उसमें वर्क करता है उसके जैसे। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट हम करेंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, है ना। यहाँ पे एक आएगा डिवाइस मैनेजर करके। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे अपने क्रिएट कर रखा है, बट यहाँ पे मैं जा सकता हूँ क्रिएट डिवाइस पे। और यहाँ पे मैं अब मेरे को डिफरेंट फोन्स के साइज हैं प्रोवाइड कर रखे हैं, तो मैं कोई सा भी इनमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक्सल एक्सेल मैंने सेलेक्ट किया फ़ोन में, तो मैं ये एज एमुलेटर ये सेलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे कौन सा उसमें वो चाहिए, वो एंड्रॉयड चाहिए। यहाँ पे मतलब बहुत सारे नोकट है, मार्शमेलो है, यहाँ पे पाई है, क्यू है, सो मैं बहुत सारे हैं। सो अभी के लिए मैंने ओरियो डाउनलोड कर रखा है। आप लोग भी यही करना चाहो यही कर सकते हो, या और ऊपर वाला करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे में पहले ही डाउनलोडेड है, कोई भी डाउनलोड कर लेना। देन नेक्स्ट। एंड यहाँ अपना इसका एमुलेटर का नेम दे देना, एमुलेटर या एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड बस इतना ही है, एंड फिनिश कर देना। बस तो आपका एमुलेटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ से आपका ये यहाँ पे यहीं इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन जब आप कोड रन करोगे तो उसमें विजिबल होगा, आपका ऐप उसमें विजिबल हो जाएगा। अब जिनको वो फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, एक यूएसबी केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करके यूएसबी डीबगिंग ऑन कर देना डेवलपर ऑप्शंस में जाके। मेरे ख्याल से सबको पता होगा डेवलपर ऑप्शंस, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसी में ही एमुलेटर ओपन करूँ। सेटिंग्स, सिस्टम,
ओके सो ये ऐसा मतलब पूरा ही फिजिकल डिवाइस आई गेस नहीं है। एक सेकंड, हाँ यहाँ बिल्ड नंबर, ये बिल्ड नंबर पे आप अगर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे सो यहाँ पे यू ऐसे आएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। तो इसमें मल्टीपल टाइम्स ये मोस्टली अबाउट फोन सेक्शन जो आपका होता है वहाँ पे होता है बिल्ड नंबर। तो ये बिल्ड नंबर पे मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया तो ऐसा आ गया यू आर नाउ अ डेवलपर। तो अब मेरे डेवलपर ऑप्शन, ये डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे इसमें हाँ ये यूएसबी डिबगिंग का जो फीचर है, ये ऑप्शन है, ये क्लिक ऑन कर देना। देन अपना डिवाइस कनेक्ट करना एंड उसमें कुछ पॉपअप होगा कि अलाउ यूएसबी डिबगिंग ऑन दिस डिवाइस, वो ऑन कर देना। तो उसमें यहाँ पे आपका डिवाइस यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा कि आगे आपका डिवाइस, आपके डिवाइस का नेम आ जाएगा और उसमें भी रन हो पाएगा। किसी को डाउट कुछ इसके बारे में? सेटअप आई होप क्लियर है सबको। इसके अलावा कोई डाउट है क्या त्रिशांत आपको? ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट वो अपने सिस्टम के हिसाब से चेक कर लेना। ये नीचे जाकर जो लिंक दिया हुआ है राइजन, अच्छा एक सेकेंड, हाँ यू कैन यूज दैट। आई थिंक गेमिंग एंड के पीसी जो भी यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे एच पी पवेलियन, आसूस, उनमें कोई इशू नहीं आएगा। हाँ इन जनरल गेमिंग लैपटॉप्स या पीसी जो भी यूज कर रहा है उनमें फाइन वर्क करेगा। अंडरस्टूड। i3, एक सेकेंड, स्क्रीन पे वैसे स्पेक्स हैं अगर आप एक बार देख सकते। विंडोज के लिए मैं एक बार हाँ, जूम हो जाएगा इसमें तो करते हैं जूम। एक सेकंड। स्लाइड शो पे क्लिक कर दो। सो ये विंडोज के लिए स्पेक्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लीजिए वापस से। तो यहाँ पे मेंशन है 8 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस एंड 8 GB रैम और मोर। मैंने पहले बताया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा डिमांडिंग है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं पहले ही। आप अगर आप AVD यूज़ कर रहे हो तो AVD चल रहेगा, वैसे ये मतलब एक हैवी सॉफ्टवेयर है। हैवी इसलिए मतलब बेसिकली बहुत सारी ऐसे टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है आपको पहले से ही जो कि मतलब यूज़फुल हैं और वो थोड़े डिमांडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल में इतने सारे टूल्स हैं, प्रोफाइलर है, ऐप इंस्पेक्शन, यहाँ पे लेआउट इंस्पेक्टर, लॉग कैट, सिर्फ बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं ताकि डीबग करने के लिए या और किसी मतलब एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ हो सके। और भी बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को गेट इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए पहले से ही इसमें है। एंड मेरे को फायर बेस इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए पहले से ही बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइडेड होते हैं। इसलिए थोड़ा डिमांडिंग है, थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। बाकी मैंने ऐसा देखा है मतलब 4 GB रैम वाले भी इसको चला लेते हैं थोड़ा करके, वो फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करके एंड वो करके। इतना भी कुछ है नहीं, 8 GB रैम वगैरह और हैवी प्रोसेसिंग चाहिए इसको। बट हाँ थोड़ा रिकमेंडेड यही रहता है कि 8 GB रैम और मोर यूज़ करें। बस ये आप 4 GB वाला यूज़ करोगे तो हीटिंग इश्यूज आ जाएंगे थोड़े। हीटिंग इश्यूज आएंगे, अब हम्म, थोड़ा स्लो चलेगा वो, बस हाँ यूज तो हो ही जाएगा उसमें, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। मतलब अगर आपको स्मूथ चाहिए तो ये आइडियल स्पेक्स रहेंगे एक तरह से, ये समझ लो। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई डाउट है। ओके सो अच्छा। एंड्रॉइड। बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैं यही कह रहा था कि सेकंड सेशन के लिए भी RSVP कर लीजिए आप लोग। कल 6 o'clock होगा वो स्टार्ट।
आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, सो एंड्रॉयड स्टूडियो हमने देख लिया, लिंक मैंने प्रोवाइड कर ही दिया, एक बार हम ग्रुप में भी इसको फ्लोट कर देंगे, बाकी पीपीटी तो शेयर हो ही रही है। एंड एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसे दिखेगा। जो मैंने उसमें कर रखा था वो थीम डार्क थीम कर रखा था, वो भी कल प्रेफरेंसेस में जाके चेंज करके अगर आपको चाहिए तो वो भी शो हो जाएगा। बाकी तो ऐसे लाइट थीम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, या फिर जो आपके कंप्यूटर में है, पहले मतलब लैपटॉप में हमने जो सेटअप कर रखा है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू मैंने शो कर दिया था, यहाँ पे वेरियस फाइल्स वगैरह जो शो होंगी जिस पे हम वर्क करेंगे, हायरार्की जो होती है फाइल्स की बेसिकली। ये कोड व्यू है हमारा, ये तीन चीज़ें, कोड स्टेट डिज़ाइन। एमुलेटर के बारे में बता देता है, एंड्रॉयड एमुलेटर emulates Android devices on a computer so that you can test your application on a variety of devices and Android API levels without needing to have each physical device. So एमुलेटर का बेसिकली ये भी फ़ायदा है, अगर आप एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो और आपको मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए टेस्ट करना है उस एंड्रॉयड ऐप को, तो आपके पास 5-6 डिवाइस तो होंगे नहीं एक बारी में, तो आप 5-6 वो बना सकते हो, एमुलेटर क्रिएट कर सकते हो, स्क्रीन साइज उसका चेंज कर सकते हो ताकि आप मल्टीपल स्क्रीन साइजेस में आप टेस्ट कर सको उस एमुलेटर में। ये भी एक फायदा होता है। तो एमुलेटर क्रिएट कैसे करना है ये भी मैंने आप लोगों को शो कर दिया। एंड वही, अगर जैसे जब आप अपना वो कनेक्ट करोगे फिजिकल डिवाइस एंड यूएसबी डीबगिंग ऑन करोगे तो ये एक पॉपअप आएगा। सो इसको आपको चेक करके ओके कर देना। तो दैट्स इट। यहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। कोटलिन 101 के, कोटलिन का बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन टाइप समझ लीजिए या कोई कोर्स समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आपको कोटलिन में और थोड़ा वो डीप डाइव करना है तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू अनिरुद्ध। हाँ, हेलो हेलो। हाँ तो अ, ये अगर आप चारों सेशंस अटेंड करते हैं कंपोज कैंप के, तो आपको जीडीएससी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सिमिलरली एंड्रॉयड स्टडी जैम्स का भी इवेंट होगा। वो जैसे अभी ये बेसिक एंड्रॉयड था, वो थोड़ा सा हायर लेवल जाएगा। अगर आप वो भी अटेंड करते हैं तो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट इन द एंड्रॉयड एग्ज़ाम। तो जैसे ओरिएंटेशन सेशन जिसने अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा, मैंने मेंशन किया था कि गूगल की साइट से एक एंड्रॉयड का एग्ज़ाम होता है जो आपको गूगल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि यू आर एंड्रॉयड डेवलपर। वो यूजुअली आई थिंक वन था कुछ, तो प्राइस रहता है उसका $800 समथिंग। बट जीडीएससी की साइड से वो काफ़ी लेस प्राइस हो जाता है उसका। तो वो मैं आपको प्राइस अपडेट कर दूंगा एग्जैक्टली, बट आई रियली होप कि आप लोग ये सेशंस अटेंड करोगे। और नेक्स्ट चीज़, जो सेशन 2 होगा उसमें जेटपैक कंपोज आपको आई थिंक इंट्रोड्यूस किया जाएगा, है ना भव्य? हाँ, यस यस। तो उसके जो अगर आप पाथवेज कंप्लीट करोगे तो आपको हर एक पाथवे पे डिजिटल बैच मिलेगा। तो वो भी आपका एक तरह से काम आ सकता है, एंड यू कैन शो इट ऑन योर लिंक्डइन एज वेल। और इसके अलावा जो डाउट सेशंस है, जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए थे अभी, तो वो अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे अभी सेशंस। तो उन डाउट सेशंस में आप लोग इंटरैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। आज के सेशन में हमने बेसिक कॉटलिन को इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके लिए पीपीटी शेयर हो जाएगी आपको। एंड अगर आपने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस, तो आपको उस पीपीटी से सब क्लियर हो ही जाएगा। बाकी ये वीडियो आई गेस यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा अगर टेक्निकल टीम ने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया रहेगा तो। एंड आई डोंट थिंक कोई इश्यूज होंगे इसके अलावा। और इसके अलावा कोई डाउट किसी को?
हाँ, तो ये था कि $300 का वो एग्ज़ाम होता है एंड GDSC members can give it for $20. ये एग्जैक्ट था आई गेस. Okay, cool. So I think we should end this now. Is this the regular club like other college club? No, this is an authenticated club for Google developers by Google developers. And we have our web page on their website as well. Check भी कर सकते हो आप. ओ न, एक्चुअली वो एग्ज़ाम दिसंबर में ही होता है तो उसी टाइम उसका आएगा तो मैं उसी टाइम अपडेट कर दूंगा आपको. Any other doubts? ओके, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पर. डोंट वरी. ओके, सो आई गेस लगता है और डाउट्स नहीं हैं किसी को. आई थिंक सो एक बार वो RSVP का शेयर कर देते हैं. फॉर द सेशन 2 ये हम ग्रुप पे भी डाल देंगे वैसे. सो एक सेकेंड. And this is our university's page. ओके, सो ये हमारा ऑफिशियल चैप्टर है JC पोस्ट यूनिवर्सिटी का. एंड यहाँ इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना. एंड यहाँ पे आपको सारे जो भी अपकमिंग इवेंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल अब यहाँ आज का सेशन की जो इन्फो है वो सारी यहीं पे है. एंड कल का जो सेशन है वो भी डिस्प्ले हो रहा है. तो अभी अगर मेरे को इसको अटेंड करना है तो मैं यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगा. एंड यहाँ पे चीज़ आ जाएगी RSVP. तो बेसिकली ये है कि मैं कल का इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, ये कंफर्मेशन देनी होती है हमें इवेंट अटेंड करने के लिए. सो यहाँ मैं अगर RSVP करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो मैं फिल करके एंड यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ. अगर आपने पहले से RSVP करा हुआ है तो दोबारा डिटेल्स प्री फिल्ड आती हैं. हाँ, सो यहाँ पे RSVP कंफर्म हो जाता है, मेल आ जाती है कंफर्मेशन की. एंड यहाँ पे हम कैलेंडर में अपना ये इवेंट भी ऐड कर सकते हैं. एंड जब इस वापस से अगर मैं इस लिंक पे आऊँगा, जैसे अभी अगर मैं इस लिंक पे आऊँगा वापस से, सो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा. एंड यहाँ पे मेरे को ज्वाइन वर्चुअल इवेंट हेयर का ऑप्शन आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं जैसे ही इवेंट स्टार्ट होने वाला होगा यहाँ से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उसको. ओके, दैट्स इट. I think that's all for today. Thank you everyone for joining and have a great day. थैंक यू ऑल.